तो मैं आप सभी को अलिफ लैला अरबियन नाइट्स की यहाँ पर कहानियाँ सुना रहा हूँ। आज की कहानी है यंत्र के घोड़े की कहानी। बादशाह सलामत, आपको यह मालूम ही है कि हज़ारों वर्षों से फारस में नौरोज़ यानी वर्ष का प्रथम दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उसमें सभी लोग विशेषतः अग्नि पूजक भांति भांति के नृत्यों और खेल तमाशों का आयोजन करते हैं। बादशाहों और सामंतों को उनके प्रशंसक और सहायक अच्छी अच्छी भेंट देते हैं। देश विदेश की सुंदर और दुर्लभ वस्तुएं उन्हें भेंट में दी जाती हैं और बादशाह और अमीर लोग भी अपने वफादार साथियों और सेवकों को हज़ारों रुपए इनाम में देते हैं। पुराने ज़माने में फारस में एक बादशाह नगर के बाहर मैदान में हो रहे नौरोज़ के उत्सव में भाग लेने के लिए गया था। उसके सारे दरबारी सामंतों और प्रमुख राज कर्मचारियों ने आकर उसकी सेवा में बहुमूल्य भेंटें दी। ख्यात कलाकारों और कारीगरों ने अपनी बनाई हुई सुंदर वस्तुएं भेंट में दी। इनमें हिंदुस्तान से आया हुआ एक बहुत होशियार हिंदू कारीगर भी शामिल था। उसने बादशाह को ज़मीन तक झुककर सलाम किया और यंत्र रूम में बना हुआ एक घोड़ा भेंट किया। उसने कहा, पृथ्वीपाल, इस तुच्छ सेवक ने कई वर्षों तक अथक परिश्रम करके आपकी सेवा में देने के लिए यह अद्भुत वस्तु बनाई है। आपको समस्त संसार में ऐसी वस्तु न मिलेगी। देखने की तो बात ही क्या है, किसी ने ऐसी चीज़ के बारे में सुना भी नहीं होगा। बादशाह ने त्योरी पर बल डालकर कहा, तुम इसे अद्भुत वस्तु क्यों कहते हो? यह तो केवल लकड़ी का बना घोड़ा है जिस पर तुमने सुनहरा रुपहला साज सजाया है। हमारे यहाँ के कारीगर इससे सुंदर लकड़ी का घोड़ा बना सकते हैं। मैं तो कोई ख़ास बात इस घोड़े में नहीं देखता। कारीगर बोला, सरकार, मैं अपने घोड़े की गठन और सजावट की बात नहीं कर रहा। निश्चय ही रूप रंग में इससे अच्छे घोड़े बन सकते हैं, किंतु इस घोड़े में एक ऐसी अद्भुत कारीगरी का काम है जो कहीं देखने को नहीं मिल सकता। ऐसा घोड़ा मैं फिर निवेदन करता हूँ, बनाने की कोई सोच भी नहीं सकता। इसमें ऐसे पेच लगे हैं जिन्हें घुमाने पर मैं या कोई अन्य व्यक्ति जिसे मैं इस यंत्रों के बारे में समझाता हूँ, जिसे मैं इसके यंत्रों के बारे में समझा दूँ, इस घोड़े पर आकाश की सैर कर सकता है। यह घोड़ा चिड़ियों की तरह उड़ता है। यह इतना शीघ्रगामी है कि देखते देखते कोसों की यात्रा करके वापस आ सकता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस पर बैठकर इसके करतब आपको दिखाऊं। बादशाह यह सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचा तक नहीं था। उसने हिंदुस्तानी से कहा, दिखाओ इस घोड़े का कमाल। हिंदुस्तानी कारीगर बाईं रिकाब में पांव डालकर उचका और घोड़े की पीठ पर बैठ गया। उसने दोनों रिकाबों में पांव जमा लिए और लगाम पकड़कर बादशाह से बोला, मुझे किधर जाने का हुक्म होता है? फारस की राजधानी सिराज से जहां यह उत्सव हो रहा है, लगभग 3 मील दूर एक ऊंचा पहाड़ था जो राजधानी से दिखाई देता था। बादशाह ने कहा, वह पहाड़ देख रहे हो? हालांकि वह यहाँ से बहुत दूर नहीं है, किंतु तुम्हारे घोड़े की परीक्षा के लिए इतनी दूरी ही काफ़ी है। उस पहाड़ की तलहटी में एक खजूर का पेड़ है, तुम उसकी एक पत्ती ले आओ। अभी बादशाह के मुख से पूरी बात ही नहीं निकली थी कि हिंदुस्तानी कारीगर ने घोड़े की गर्दन में लगा हुआ एक पेंच मरोड़ा। घोड़ा एकदम धरती से आकाश की ओर तेज़ी से उड़ा और वायु वेग से पहाड़ की ओर उड़ने लगा और शीघ्र ही आंखों से ओझल हो गया। सारे दरबारी और सामंत तथा अन्य लोग इस बात को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़े और सभी के मुख से घोड़े की प्रशंसा के शब्द निकलने लगे। 5-7 मिनट बाद वह घोड़ा अपने कारीगर सवार को लिए हुए वापस आ गया। कारीगर के हाथ में खजूर के पेड़ की एक टहनी थी। उसने घोड़े से उतरकर बादशाह को वह टहनी भेंट की। बादशाह यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने हिंदुस्तानी कारीगर से उस घोड़े का दाम पूछा। कारीगर बोला, जगताधिपति, मैं इस घोड़े को बेचने के लिए नहीं लाया, किंतु यह मैं इस शर्त पर आपको भेंट दे सकता हूँ कि जो इच्छा मैं व्यक्त करूँ वह पूरी हो जाए। बादशाह ने कहा, तुम क्या चाहते हो? हमारे देश में बड़े बड़े सुंदर प्रदेश और नगर हैं, तुम जहाँ का चाहो वहाँ का शासन तुम्हें बना दूँ। कारीगर ने कहा, मुझे शासन अधिकार नहीं चाहिए। मेरी इच्छा इससे कुछ अधिक की है, किंतु उस इच्छा को बताने से पहले मैं आपसे यह वचन लेना चाहता हूँ कि आप नाराज़ नहीं होंगे और मुझे कोई दंड नहीं देंगे। बादशाह ने वचन दिया तो हिंदुस्तानी बोला, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर दरबारी और सामंत क्रोध में भर गए, किंतु बादशाह को चुप देखकर वे चुप रहे। बादशाह का बड़ा पुत्र फिरोज शाह इस बात को सुनकर क्रोध में लाल हो गया।
वह बादशाह से कहने लगा, आपने वचन न दिया होता तो मैं इस नीच कारीगर को सबक सिखाता। इसकी यह हिम्मत कि मैं अपनी हैसियत को भूलकर मेरी बहन से विवाह करना चाहता है। हम लोग किसी बादशाह को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। आप इसे फ़ौरन भगा दीजिए। कह दीजिए कि अपना तमाशे का घोड़ा लेकर हिंदुस्तान वापस चला जाए, नहीं तो जान से हाथ धोएगा। किंतु बादशाह ने धीमे स्वर में उससे कहा, लेकिन ऐसा घोड़ा तो संसार में कहीं नहीं मिलेगा। युवराज ने देखा कि बादशाह घोड़े पर इतना रीझ गया है कि इसे लेने के लिए नीची हैसियत के हिंदुस्तानी कारीगर को दामाद बनाने के लिए भी तैयार है, तो उसने मामले को टालने की कोशिश की। उसने कारीगर के पास जाकर कहा, बादशाह सलामत तुम्हारा घोड़ा ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले यह ज़रूरी है कि मैं खुद उस पर बैठकर उसकी परीक्षा करूं। कारीगर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर इसकी पीठ पर बैठकर इसकी परीक्षा करें। फिरोज शाह एकदम घोड़े पर जा बैठा। वह अनुभवहीन नवयुवक भी था और हिंदुस्तानी कारीगर के प्रस्ताव से उसका दिमाग भी खोल रहा था। घोड़े पर बैठते ही उसने बगैर कुछ पूछे ताछे घोड़े की गर्दन का पेंच मरोड़ दिया और घोड़ा आसमान में गायब हो गया। कारीगर ने हाथ जोड़कर बादशाह से कहा, मालिक, युवराज ने बहुत जल्दी की, मैं उसे बता न पाया कि कौन कौन सी कलें घोड़े में लगी हैं। वह शायद यह समझता है कि घोड़े के एक पेंच से ही सब काम होंगे। वास्तविकता यह है कि घोड़े को ठहरने, उतरने, मरोड़ने आदि के लिए अलग अलग कलें हैं। मैं उसे सब समझा देता, किंतु वह एकदम से उड़ गया। अब अगर शहजादे को कोई दुख पहुँचे तो इसमें मेरा दोष न समझा जाए। बादशाह यह सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे ख्याल हुआ कि युवराज का अवश्य अनिष्ट होगा। यह सोचकर वह सिर पीटने लगा। उसने हिंदुस्तानी कारीगर से कहा, यह सब तेरी शरारत है। तूने जानबूझकर शहजादे को घोड़े का हाल न बताया ताकि उसके प्राण संकट में पड़ जाएं। लेकिन मैं तुझे भी जीता नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा, सरकार, मेरा कोई कसूर नहीं है, सब कुछ आपके सामने ही हुआ। युवराज ने घोड़े पर बैठते ही उसे चालू करने वाला पेंच घुमा दिया। उसने मुझे यह मौका ही कहाँ दिया कि मैं उस घोड़े के दूसरे पेंच के बारे में बताता। फिर भी निराश न होना चाहिए, उसके पास ही उतरने वाला पेंच भी लगा है। जब भी संयोग से शहजादे का हाथ उस पर पड़ेगा तो वह धरती पर आ जाएगा। बादशाह को इसे तसल्ली नहीं हुई। उसने कहा, मान लिया कि घोड़े के दूसरे पेंच पर उसका हाथ पड़ गया और वह नीचे भी उतर गया, लेकिन न जाने कब उसका हाथ पड़े और वह कहाँ उतरे। अगर वह किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर उतरा या किसी नदी में जा उतरा तो क्या होगा। कारीगर ने कहा, इसकी चिंता न कीजिए। नदी में उतरा तो चाहे नदी कितनी ही गहरी या चौड़ी क्यों न हो, घोड़ा अपने सवार को सुरक्षापूर्वक किनारे पर पहुंचा देगा। फिर शहजादा घोड़े के चलने वाले यंत्र को जानता है, वह बस्सी के अलावा कहीं न उतरेगा। बादशाह ने कहा, कुछ भी हो, मैं तुझे कैद में डाल देता हूँ, और अगर 3 महीने में युवराज वापस न आया तो तुझे मरवा डालूंगा। यह कहकर उसने उत्सव बंद करा दिया और कारीगर को कैद में डाल दिया। उधर फिरोज शाह आकाश में उड़ता तो इतना ऊंचा हो गया कि पहाड़ मिट्टी के ढेलों जैसे दिखाई देने लगे। अब उसने चाहा कि अपनी राजधानी में जा उतरूं। उसने चालू करने वाले पेंच को उल्टी ओर मोड़ा, किंतु घोड़ा आगे ही बढ़ता गया। उसने तरह तरह से पेंच को घुमाया, किंतु घोड़ा नीचे नहीं उतरा। फिरोज शाह इस बात से बहुत घबराया, किंतु घोड़ा और तेज़ी से आगे ही बढ़ता गया। फिरोज शाह बहुत देर तक घोड़े के सिर और गर्दन को टटोल कर देखता रहा। बहुत देर के बाद उसे घोड़े के दाएं कान के नीचे छोटा पेंच मिला। उसे घुमाया तो घोड़ा नीचे उतरने लगा, किंतु अब बहुत देर हो गई थी। अब तक 1.5 पहर बीत गई थी और फिरोज शाह को पता न चला कि वह कहाँ उतर रहा है। आधी रात तक घोड़ा धरती पर आया। इस समय तक फिरोज शाह को बहुत भूख भी लग गई थी। घोड़ा एक बड़े महल की छत पर उतर कर खड़ा हो गया, पर जिसकी मुंडेरें संगमरमर की बनी थी। इधर उधर घूम कर देखने लगा और नीचे जाने का रास्ता कहाँ है। अंत में एक जीना दिखाई दिया जिसका एक किवाड़ खुला था। वह सोचने लगा कि नीचे जाऊं या न जाऊं, यहाँ के निवासी शत्रु समझकर मुझे कहीं हानि न पहुँचाएं। किंतु उसने सोचा कि मेरे निरस्त्र होने के कारण कोई शत्रुता समझेगा ही नहीं। यह सोचकर वह उतर गया। वह एक दलान में पहुंचा और कान लगाए आहट लेने लगा, किंतु सोने वालों के खर्राटों के अलावा कुछ न सुनाई दिया। एक कमरे में दिए जल रहे थे। फिरोज शाह ने झांक कर देखा तो कई दासियों और जनाने सो रहे थे। वह समझ गया कि यह किसी रानी या राजकुमारी का महल है। यहाँ बंगाल देश की राजकुमारी का महल था। शहजादा आगे बढ़ा तो एक कमरे के द्वार पर रेशमी पर्दा पड़ा था और अंदर कपूरी मोमबत्तियों का प्रकाश और सुगंध आ रही थी।
वह दबे पांव अंदर गया तो बड़ा लंबा चौड़ा कमरा देखा जिसमें ज़मीन पर बहुत सी दासियां सो रही थी। एक झालरों और महीन मच्छरदानी से सुसज्जित छप्पर खट पर एक शहजादी सो रही थी। फिरोज शाह उसका मनमोहक रूप देखकर ठगा सा रह गया और सोचने लगा कि अगर यह मुझे स्वीकार कर ले तो मैं इसके पीछे सारी दुनिया छोड़ दूं। उस पर प्रेम का ऐसा उन्माद चढ़ा कि वह उचित अनुचित भी भूल गया और वितान को उठाकर उसके मुख पर रखी हुई उसकी आस्तीन उठाकर उसे देखने लगा। इसे शहजादी की आँख खुल गई। उसने देखा कि एक अति सुंदर युवक राशि वस्त्र पहने उसकी ओर एकटक देख रहा है। वह भय से स्तंभित रह गई। उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली। फिरोज शाह ने विनयपूर्वक कहा, महोदय आप बिल्कुल भय न करें, मैं फारस देश का युवराज हूँ। दिन में अपनी राजधानी से नौरोज़ का उत्सव मना रहा था। अब भाग्य ने मुझे यहाँ ला पटका है। इस समय आपकी शरण में हूँ। आपने मेरी रक्षा की तभी बचूंगा, वरना मारा जाऊंगा। शहजादी सूचित होकर उसकी बात सुनने लगी। वह अपने पिता की सबसे छोटी बेटी थी और बंगाल के बादशाह ने यह महल खास उसी के लिए बनाया था। उसने विस्तार से फिरोज शाह का हाल पूछा। फिर बोली, युवराज तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम यहाँ वैसे ही सम्मान से रहोगे जैसे अपने देश में रहते थे। तुम न केवल स्वयं सुरक्षित रहोगे बल्कि दूसरों को सुरक्षा प्रदान करने में भी क्षम्य होंगे। तुम्हारा इस पूरे महल पर अधिकार होगा, बल्कि तुम्हारा समूचे बंगाल देश पर भी अधिकार होगा। फिरोज शाह ने कृतज्ञ स्वरूप शहजादी के पांव पर सिर रखना चाहा, किंतु उसने रखने न दिया। उसने पूछा, तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि तुम अपने देश से यहाँ तक कुछ ही घंटों में कैसे पहुँचे और सारे पहरों को लांघ कर मेरे शयन कक्ष में कैसे आए? किंतु इस समय रहने दो, तुम्हारे चेहरे से भूख के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। मैं तुम्हारे भोजन का प्रबंध करके तुम्हारे सोने के लिए कमरे का प्रबंध करूँगी। फिर सुबह इत्मीनान से तुम्हारी कहानी सुनूंगी। इतने में दासियों की आँख खुल गई। उन्होंने आश्चर्य हुआ कि एक युवक जिससे शहजादी घुल घुल कर बातें कर रही है, महल के कड़े पहरे में किस तरह बचकर यहाँ आ गया। शहजादी की आज्ञा से उन्होंने फिरोज शाह को स्वादिष्ट भोजन कराया और एक कमरे को सुसज्जित करके उसमें उसे सुला दिया। शहजादी अब तक फिरोज शाह के प्रेम में फंस चुकी थी। यह बात दासियों ने फ़ौरन ताड़ ली। शहजादे के भोजन और शयन का प्रबंध करने के बाद दासियाँ शहजादी के पास गई और उसके बारे में बातें करने लगी। एक मुँह लगी दासी ने कहा, राजकुमारी यह शहजादा आपके योग्य है, आपका विवाह इसी से होना चाहिए। शहजादी की हार्दिक इच्छा यही थी, किंतु उसने स्त्री सुलभ लज्जा के नाते उसे डांट दिया और कहा, क्या बेकार की बकबक लगा रखी है, जाओ सो जाओ और मुझे सोने दो। सुबह उठकर राजकुमारी ने बहुत देर तक अपना श्रृंगार किया। अपनी नागिन जैसी केश राशि से उसने मोती पिरोए, अपनी सुडेल गर्दन में हीरों का हार पहना, बाहों में जड़ाऊ बाजूबंद पहने, तन पर विशेष रूप से राज परिवार के लिए तैयार किए जाने वे रेशम का परिधान पहना और एक रत्नों से जड़ा महीन रेशम का कमरबंद अपनी कमर में बांधा। इस रूप में सुंदरता में रति को भी लज्जित करने लगी। उसका श्रृंगार काफ़ी देर में पूरा हुआ। फिर उसने एक दासी को फिरोज शाह के कक्ष में भेजकर कहलवाया कि तुम मुझसे मिलने के लिए इधर न आना, बल्कि मैं तुम्हारी ओर आ रही हूँ। फिरोज शाह भी जब जागा तो उसने दासियों से कहा कि तुम जाकर पता लगाओ कि शहजादी जागी है या अभी नहीं। अगर हो तो कहना कि मैं उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहता हूँ। दासियों ने उसे शहजादी का संदेश दिया कि वह शहजादी की ओर न आए। शहजादी खुद उससे मिलने की ओर आ रही है। कुछ देर में अपने अति मनमोहक रूप में दासियों के बीच मंद मंद गति से चलती हुई शहजादी उसके पास पहुंची। दोनों एक दूसरे को देखकर अति प्रसन्न हुए। शहजादे ने कहा, रात को मैंने आपकी निंद्रा में विघ्न डालकर आपको बड़ा कष्ट दिया, मेरा अपराध क्षमा करें। शहजादी ने कहा, अपराध की कोई बात नहीं, मुझे आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। अब आप यह बताएं कि आप अपने देश से चलकर इतनी जल्दी हमारे देश में कैसे पहुँचे और रात को मेरे महल में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। यहाँ तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। मुझे आपका हाल जानने की अतिशय अभिलाषा है।